नमस्कार प्यारे दोस्तों साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका DR जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। बच्चों जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आए हैं यूट्यूब पर निशुल्क बेहतरीन शानदार क्वेश्चनों की श्रृंखला। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे PYQ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं और आपकी तैयारी को देते हैं बहुत ही शानदार धार, और आपको कर देते हैं एग्जाम से बिल्कुल एक बार में ही पार। ठीक है, फटाफट बच्चों जुड़ जाइए इस क्लास के साथ और इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपको और आपके दोस्तों को फायदा मिले इस क्लास का। बच्चों आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश में, राजस्थान के डेजर्ट से क्वेश्चन, यानी राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इन क्वेश्चनों को बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों फटाफट इस क्लास से जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए, और लाइक सब्सक्राइब तो आपको करना ही है अगर आपने नहीं किया है अब तक तो। ठीक है, तो बच्चों चल देखते हैं क्या क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं एजुकेटर कुलदीप जादव आपका करता हूं स्वागत राजस्थान की ज्योग्राफी की इस क्लास में बच्चों। ठीक है, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला हो चुकी है स्टार्ट। तो आइए बच्चों जुड़िए क्लास से। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जो बनाए हैं वो इस तरह के बनाए हैं जैसे आजकल के क्वेश्चनों का जो लेवल है ना, जिसे आजकल के क्वेश्चन आते हैं जिनको हमें कथन कारण के रूप में, सत्य सत्य के रूप में देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है बच्चों कि पश्चिम राजस्थान में खारे पानी की झीलें, पश्चिम राजस्थान में जो खारे पानी की जो झील है जैसे सांबर हो गई, डीडवाना हो गई, पंचपदरा पाई जाती हैं। बात तो सही है बच्चों, पश्चिम राजस्थान में खारे पानी की झील तो मिलती है। तो पश्चिम राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं जैसे सांबर झील हो गई, डीडवाना, पंचपदरा हो गई, है ना। तो कारण यह क्षेत्र प्राचीन काल में तैतीस सागर का अवशेष था। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर समुद्र हुआ करता था। मरुस्थल किसका भाग है? समुद्र का। तो राजस्थान का जो डेजर्ट वाला भाग है वो प्राचीन काल में एक मरुस्थल के रूप में था, और जब ये मरुस्थल सूखा तो इसमें जो लवणता रह गई, और यही लवणता किस रूप में नजर आती है? हम झीलों के रूप में नजर आती है। तो ए यहाँ पर स्टेट देखें, ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, और ए आर और ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही व्याख्या है। इसका मतलब आंसर इसका ए ही होगा, हमें और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं ए आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या तो सही नहीं है, ए आर ए तो सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है आर सही है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आपको बहुत ही अच्छी तरह से, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, डिटेल के साथ पढ़ना है इन क्वेश्चनों को। तो बच्चों ध्यान रखना, पश्चिम राजस्थान में खारे पानी की झीलें और पूर्वी राजस्थान में मीठे पानी की झीलें मिलती हैं। पश्चिम जो राजस्थान वाला भाग है ये किससे बना हुआ है? तो पश्चिम राजस्थान वाला भाग जो बना हुआ है बच्चों, किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है तैतीस सागर के अवशेष के रूप में जाना जाता है पश्चिम राजस्थान का ये भाग। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान। जी बच्चों, हाँ, तो अगले प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है। आवाज आ रही है ना मुझे? तो हाँ, अभी माइक तो ऑन है भाई, सब बच्चे कह रहे हैं आवाज तो आ रही है भाई। भाई आप अपना नेट चेक कीजिए, है ना, अपना नेट चेक कीजिए, आवाज आ रही है? मैंने और चेक कर लिया है, आवाज तो आ रही है। अगला क्वेश्चन भी हमने स्टेटमेंट का और रीजन का क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों। थार का मरुस्थल में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पवन की दिशा के समांतर बनते हैं। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर दिया गया है अनुप्रस्थ। दो प्रकार के सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत के टीले होते हैं बच्चों। एक तो होते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप और एक होते हैं अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, बालुका स्तूप। बच्चों अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप जो होते हैं वो पवनों के समांतर बनते हैं, और जो ये होते हैं ये समकोण पे बनते हैं, समकोण पे बनते हैं। इसका मतलब ये लाइन तो गलत है, ये लाइन गलत है, यहाँ तो उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, पवन के मार्ग में अवरोध आने से, अवरोध यानी रुकावट आने से या समकोण पर हवा मिलने से मिट्टी का जमाव होता है। बात तो सही है, जब रुकावट आएगी तो मिट्टी का जमाव होता जाएगा और टीले बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, ए आर दोनों सही है, दोनों सही नहीं है, ए आर दोनों सही है, दोनों सही नहीं है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए तो गलत है और आर सही है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा बच्चों डी। क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है, आर सही है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी आप इनके आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या स्थिति हमें यहाँ पर नजर आती है अगले क्वेश्चन की।
अगला स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट और रीजन का वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है शेखावटी क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहड़। ठीक है, तो शेखावटी क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ या जो बीड़ा जो है वो कहते हैं। ठीक है, और यह एक चूना पत्थर युक्त अंत प्रवाह जल का क्षेत्र है। बच्चों जल का क्षेत्र तो है, चूना युक्त यहाँ पर मिट्टी तो मिलती है, परंतु इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कुओं को कहते हैं अलग बात है, चूना पत्थर मिलता है अलग बात है, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों कथन तो सही हैं, इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं करता। इसका मतलब ऑप्शन क्या आएगा इसमें? ऑप्शन आएगा बी। ये तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ए सही है ए गलत है, ये तो हो ही नहीं सकते। कथन तो दोनों ही सही है, कथन और कारण। ठीक है, परंतु इसका जो रीजन है उसकी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा स्थिति अलग हो जाती है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना बच्चों, जो शेखावटी क्षेत्र है राजस्थान का, शेखावटी क्षेत्र का मतलब ये अपना चूरू, झुंझुनू और सीकर वाला जो एरिया है, ये क्षेत्र में कुएं देखने को मिलेंगे जो खेती करेंगे, और कुएं क्षेत्रों को, सिंचाई वाले एरिया को जोहड़ कहते हैं, जहाँ पानी एकत्रित होता है। इसके अलावा यहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी को हार्ड पेन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी के अंदर चूने की लेयर है, जिप्सम की चूने की लेयर है, और इस क्षेत्र को कहते हैं हार्ड पेन। ठीक, क्या कहते हैं इसको? हार्ड पेन भी कहा जाता है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का ये क्वेश्चन है, और इस कथन कारण में देखते हैं मरुस्थलीय प्रदेश में जेरोफाइट प्रकार की वनस्पति मिलती है। बिल्कुल सही बात है, जो मरुस्थल है ना, मरुस्थल डेजर्ट, वहां किस तरह की वनस्पति मिलती है? वहां वनस्पति मिलती है जेरोफाइट प्रकार की। कौन सी वनस्पति मिलेगी बच्चों? वहां जेरोफाइट प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। कौन से क्षेत्र में? मरुस्थलीय प्रदेश में। तो मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी वनस्पति देखने को मिलेगी? जेरोफाइट प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। इस बात को अपन को नेक्स्ट बात करें तो यहाँ वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। कौन सा इलाका है ये? डेजर्ट, और डेजर्ट में गर्मी अच्छी पड़ती है, तो यहाँ पर वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है, तथा पौधे अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में बदल लेते हैं। तो यहाँ कटीली झाड़ियां देखने को मिलेंगी, कैक्टस देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ की पत्तियां छोटी होती हैं, नुकीली होती हैं, बात सही है। ठीक है, तो जेरोफाइट वनस्पति मिलती है, और इस वनस्पति में पत्तियों में क्या होते हैं? कांटे होते हैं। इसका मतलब दोनों ही बातें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, तो बातें दोनों सही हैं, दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन ये दोनों आएंगे। और इन दोनों में एक्सप्लेन कौन कर रहा है? ये वाला। इसका मतलब आंसर क्या है? तो इसका आंसर है इसका ए। जरूर याद कर लेना इन बातों को, जिससे आपके एग्जाम में तैयारी बेहतरीन हो जाए। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो जैसे प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं वैसे ही प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही सब्सक्रिप्शन और जो भी लाइक आपका है हमें थोड़ा सा मोटिवेशन देगा, और हम और ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपके लिए और शानदार क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बेहतरीन लाभ हो बच्चों। आइए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न पे कि किस तरह से अगला प्रश्न हमें नजर आने वाला है। बच्चों स्टेटमेंट और कारण का ये क्वेश्चन मैंने दोबारा से दिया है, और प्रश्न ये है कि लूनी नदी को गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, लूनी नदी जिस क्षेत्र में बहती है ना, राजस्थान के अर्धशुष्क मरुस्थल का प्रदेश है। तो राजस्थान में जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, उस अर्धशुष्क मरुस्थल में एक क्षेत्र है लूनी नदी का क्षेत्र। ठीक है, वैसे अर्धशुष्क मरुस्थल के कितने भाग हैं? 4। मैं एक चित्र बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, और उस डायग्राम में ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आपको ये मरुस्थल देखने को मिलेगा। ये हो गया अपना राजस्थान बच्चों, और इस राजस्थान में ये जो भाग है पूरा, ये मरुस्थल है, और मरुस्थल में भी ये वाला भाग अर्धशुष्क मरुस्थल है। तो ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं बच्चों अर्धशुष्क मरुस्थल। ये जो एरिया है ये कहलाता है अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल। अब इस अर्धशुष्क मरुस्थल के कितने भाग हैं? इस अर्धशुष्क मरुस्थल के बच्चों 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4। एक भाग तो ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, तीसरा वाला ये। तो इसको तो कहते हैं बच्चों घग्गर नदी का क्षेत्र। यहाँ घग्गर नदी बहती है, जो कि हनुमानगढ़ में है, गंगानगर में है।
दूसरा भाग ये कहलाता है शेखावाटी या आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र। और आंतरिक प्रवाह का शेखावाटी जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम तोरावाटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती है बच्चों, कांतली। कौन सी नदी बहती है? कांतली नदी बहती है। तो इस क्षेत्र को हम तोरावाटी भी कहते हैं, तोरावाटी प्रदेश। ये तोरावाटी प्रदेश के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, ये चूरू, झुंझुनू, सीकर में फैला हुआ है। तीसरा क्षेत्र जो है अर्धशुष्क मरुस्थल का, उसका नाम है नागौरी उच्च भूमि। तो ये नागौरी उच्च भूमि वाला क्षेत्र है तीसरा। और चौथा जो भाग है उसे हम कहते हैं लूणी नदी का बेसिन। कौन सी नदी का क्षेत्र? लूणी नदी का क्षेत्र। तो बच्चों इस तरह से ये अर्धशुष्क मरुस्थल के 4 भाग हैं। अब जिसमें ये जो लूणी नदी का क्षेत्र है ना, इस लूणी नदी को क्षेत्र को कहते हैं हम गौड़वाड़ प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गौड़ राजपूतों की अधिकता थी। इस एरिया में पहले गौड़ राजपूत ज्यादा रहते थे। अब तो खैर सारी जातियां रहती हैं, परंतु पहले कौन लोग रहते थे? गौड़ राजपूत रहते थे, इसलिए इसे गौड़वाड़ प्रदेश भी कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? गौड़वाड़। तो आइए प्रश्न पे चलते हैं दोबारा। प्रश्न ये है कि लूणी नदी के क्षेत्र को गौड़वाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, कहा जाता है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से अजमेर में, पाली में, जालौर में, सांचौर में जिलों में फैला हुआ है, जहां कभी गौड़ राजपूतों का शासन हुआ करता था। बात तो बच्चों सही है, जरा गौर से देखिए इस बात को गौर से देखिए। अजमेर का भाग हो गया, पाली हो गया, जालौर हो गया, सांचौर हो गया, बाड़मेर का एरिया हो गया। तो बात दोनों ही यहाँ पर सही देखने को मिल रही है, यानी ए और आर दोनों सही स्टेटमेंट हैं और दोनों की एक्सप्लेन भी बिल्कुल सही है, यानी व्याख्या भी क्या है? बिल्कुल सही। तो ऑप्शन क्या आएगा बच्चों इसका? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ओके बच्चों, इस तरह से आप इन प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों हल कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे चलें। ये मैंने डायग्राम बनाया है आपके लिए, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है बच्चों जैसलमेर। आवाज तो हाँ आवाज आ रही है बच्चों, को दिक्कत नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन है बच्चों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के कुछ क्षेत्रों को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के क्षेत्रों को सैंड ड्यून्स से फ्री एरिया कहा जाता है। बच्चों इस एरिया को हम्मादा कहते हैं। हम्मादा मैं अभी डायग्राम में बता दूंगा आपको। ये एरिया जो है ये वाला, जहां पर रेत के टीले नहीं मिलते। बच्चों मरुस्थल में तो रेत के टीले मिलने चाहिए, पर इस एरिया में रेत के टीले नहीं है। तो इस एरिया में रेत के टीले नहीं है, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? हम्मादा। हम्मादा प्रदेश या चट्टानी प्रदेश, चट्टानी प्रदेश भी कहते हैं इसको। ठीक है। इस क्षेत्र में टर्सरी और जुरासिक काल की चट्टानें, अवसादी चट्टानें मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। इसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, मुक्त प्रदेश है। मुक्त, यहाँ रेत के टीले नहीं है, तो ये क्या है? चट्टानें। और चट्टानें कौन से काल की हैं? जुरासिक काल की। और कौन से काल की? टर्सरी काल की। कैसी चट्टानें? अवसादी। तो राजस्थान का जो मरुस्थल है ना, उस मरुस्थल में बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में कुछ अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं, जो जुरासिक काल और टर्सरी काल की हैं। इन चट्टानों का क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। इसे स्थानीय भाषा में हम्मादा या चट्टानी प्रदेश कहते हैं। इसका मतलब दोनों ही बातें सही हैं और उसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी बच्चों आंसर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझ लेना। उसके बाद बच्चों मरुस्थल में रेड क्लिफ रेखा के सारे लगे जन घनत्व राजस्थान में सबसे कम है। बच्चों जो राजस्थान के जो जिले हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम देखने को मिलेगी। बात बिल्कुल सही है, जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि रेतीला इलाका है, बॉर्डर वाला इलाका है, वहां पर थोड़ी सी सतर्कता ज्यादा है, वहां पर थोड़ी सी इतनी सुविधाएं हैं नहीं, क्योंकि पूरा डेजर्ट है, वर्षा कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम है, तो यहाँ खेती भी कम है, पशुपालन लोग ज्यादा करते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात करें, यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ जाने के बाद भी पेयजल और कृषि सुविधाओं का पूर्ण अभाव है। गलत बात बच्चों, पूर्ण अभाव तो नहीं है यहाँ पर। क्या पूर्ण अभाव नहीं है? ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि बच्चों ये मरुस्थल का जो रेड क्लिफ रेखा वाला जो भाग है, इंटरनेशनल बॉर्डर वाला जो भाग है, ये जो भाग है, ये भाग
हमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाले इलाके, गंगानगर वाले इलाके में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा डायग्राम बना ही लिया जाए जिससे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। और बच्चों इंदिरा गांधी नहर को तो राजस्थान की लाइफलाइन कहते हैं यार। भाई ऐसे कैसे उस कह सकते हो कि पूर्ण अभाव हो गया पीने का पानी, सिंचाई का पानी। इंदिरा गांधी नहर से तो बहुत सुविधा हुई है। जैसलमेर में भी गेहूं की खेती होने लग गई है। गंगानगर तो अन्न का कटोरा कहलाता है। वो फलों की, फूलों की बहुत खेती होती है, अन्न भंडार कहलाता है। ऐसा तो गलत लाइन है, ये सेकंड लाइन गलत है, फर्स्ट लाइन सही है, सेकंड लाइन क्या है, गलत है। ठीक है, एक मिनट बच्चों। हाँ देखो बच्चों, ये हमारा राजस्थान हो गया। और इस राजस्थान में जो हमारे बॉर्डर वाले जिले हैं उन जिलों को हम एक बार यहाँ पर फिल कर लेते हैं। देखो ये जिला हो गया गंगानगर, ये हो गया बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और ये बाड़मेर। इस तरह से 5 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 5 जिले। ठीक है, कौन कौन से 5 जिले हो गए? इस जिले का नाम हो गया गंगानगर। सेकंड नंबर पे कौन हो गया? बीकानेर। थर्ड नंबर पे कौन हो गया? नया जिला बना है, जो नए 8 जिले बने हैं ना, उन 8 जिलों में से एक जिला बना है फलौदी। चौथा जिला कौन सा बना है? जैसलमेर। ठीक है भाई। और 5वां जिला कौन है? बाड़मेर, जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर है। और अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर कौन सी है भाई? तो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है ये जो है ना, ये वाली, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसको रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं ना। 1070 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है ये। ठीक है, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है इस पर 5 जिले हैं। इन 5 जिलों में से नया जिला कौन बना है? फलौदी। बच्चों इन 5 जिलों में सबसे लंबी बॉर्डर कौन लगाता है? जैसलमेर। जैसलमेर सबसे लंबी बॉर्डर लगाता है। और सबसे छोटी बॉर्डर कौन लगाता है? ये लगाता है फलौदी। तो इस तरह से बच्चों स्थिति हमें नजर आएगी जैसलमेर और फलौदी की, लंबी बॉर्डर और छोटी बॉर्डर। अब थोड़ा सा प्रश्न को देख लेते हैं दोबारा से। प्रश्न था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रेड क्लिफ रेखा के सारे जो जिले हैं वहां जनसंख्या घनत्व कम है। बात तो सही है। यहाँ इंदिरा गांधी नहर के आ जाने के बाद भी पेयजल आपूर्ति और कृषि की सुविधाओं में अभाव है, गलत हो गया। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, गलत हो गया। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यही ऑप्शन है। अरे भाई इंदिरा गांधी नहर के आ जाने से तो बढ़िया काम हुआ है। जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, बीकानेर वाले क्षेत्र में वृद्धि हुई है, फलौदी में वृद्धि हुई है। ठीक है, ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। पूर्ण अभाव तो नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत अभाव है, पूर्ण अभाव तो नहीं है कृषि सुविधाओं में और पीने के पानी में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। ये मैंने डायग्राम बनाया है, तो ये डायग्राम किसका है? तो ये डायग्राम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा 1900 अगस्त 1947 में निर्धारण, अगस्त 1947 में क्या हुआ? इसका निर्धारण कर दिया गया। ठीक है, कौन सी रेखा है ये? रेड क्लिफ रेखा। चलें आगे बढ़े। अगला प्रश्न है बच्चों ग्रीष्म ऋतु में, बहुत बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। गर्मी की ऋतु में थार का जो मरुस्थल है एक तीव्र निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, यानी यहाँ पर लो प्रेशर बहुत हो जाता है। देखो बच्चों, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज्यादा यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी। हवा अगर गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठेगी तो लो प्रेशर होगा। तो बच्चों ग्रीष्म ऋतु में थार के मरुस्थल में निम्न वायुदाब, लो प्रेशर बहुत हो जाता है। ठीक है, कारण क्या है? अत्यधिक तापमान के कारण। अत्यधिक तापमान के कारण यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे मानसूनी हवाएं यहाँ की ओर आती हैं। देखो बच्चों, जब हमारी पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है ना, ध्यान से समझना बच्चों, जब हमारी पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के। तो पृथ्वी जब सूरज के चक्कर लगाती है ना, तो पृथ्वी का जो भाग, जैसे कर्क रेखा वाला भाग, अपन जहां रहते हैं कर्क रेखा पर, तो पृथ्वी का कर्क रेखा वाला जो भाग है ना, मार्च अप्रैल मई जून के महीनों में सूरज के सामने आ जाता है। तो पृथ्वी का जो ये वाला भाग है, उत्तरी भाग, ये पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है, ये वाला भाग सूरज के सामने कब आएगा? मार्च अप्रैल मई जून में सूरज के सामने आ गया। अब यहाँ ये भाग सूरज के सामने आ गया, तो यहाँ सूर्य किरणें कैसी पड़ेंगी? सीधी। सूर्य किरणें जब सीधी पड़ेंगी तो क्या धरातल गर्म होगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब धरातल गर्म होगा तो वहां आसपास की हवा भी गर्म होगी,
और हवा जो है गर्म होकर हल्की हो जाएगी और हल्की हवा ऊपर की ओर उठेगी। कैसे उठेगी बच्चों? हल्की हवा ऊपर की ओर उठेगी। अब हल्की हवा ऊपर की ओर उठ रही है, ये जगह हो गई खाली, यानी निम्न वायुदाब हो गया, जगह खाली हुई। इस जगह को भरने के लिए ठंडी हवा, मानसूनी हवाएं आकर्षित होती हैं और मानसूनी हवाएं इस ओर आएंगी और निम्न वायुदाब वाली हवाओं से टकराएंगी और आपस में टकरा कर क्या कर देंगे? बरसात कर देंगी। संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होगी, चक्रवात बनेंगे और बरसात हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है, दोनों बातें अगर एक साथ पढ़ोगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लगातार इस लाइन को पढ़ता हूं, आप देखना किस तरह से आप बोलोगे। ग्रीष्म ऋतु में थार के मरुस्थल एक तीव्र निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और यहाँ मानसूनी हवाएं आकर्षित होती हैं। इसका मतलब ए और आर दोनों बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल राइट व्याख्या है, बिल्कुल एक्सप्लेन भी बिल्कुल सही किया गया है। तो बच्चों इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है? तो इनको क्वेश्चन को जरूर आप याद कर लेना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। घग्गर नदी के मैदान को राजस्थान का क्षेत्र नाली कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। जब घग्गर नदी इधर बहती है ना, तो घग्गर नदी के किनारों को, घग्गर नदी के जो किनारे हैं ना, किनारे, इन किनारों को राजस्थान में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। और पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हकरा, हकारा। तो राजस्थान में इन किनारों को नाली कहा जाता है, बात बिल्कुल सही है। यह एक मृत नदी है, डेड रिवर है, जिसका पानी वर्षा ऋतु में पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाता है। बच्चों जब ये घग्गर नदी बहती है ना, तो नॉर्मल अगर बरसात हुई है तो घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। मैं तो आपको दोबारा से थोड़ा सा बोलता हूं, आप सुनो। बच्चों भारत का एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में बच्चों एक जिला है शिमला, और शिमला में पहाड़ियां हैं कालका। तो कालका की जो पहाड़ियां हैं ना, इन कालका की पहाड़ियों से नदी निकलती है घग्गर। कौन सी नदी निकलती है बच्चों? घग्गर। अब ये घग्गर नदी आगे बढ़ती है और घग्गर नदी आगे बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए पंजाब जाती है, पंजाब के बाद हरियाणा जाती है, हरियाणा के बाद राजस्थान जाती है, राजस्थान में ये नदी जाती है भटनेर के दुर्ग तक। भटनेर का दुर्ग जो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है, और सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण भी इसी भटनेर के दुर्ग पर हुए। भटनेर के दुर्ग के पास हनुमानगढ़ में ये नदी सूख जाती है, लुप्त हो जाती है पानी कमी के कारण। परंतु जिस साल अच्छी बरसात होती है हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ियों में, उस साल ये नदी आगे बढ़ती है, उस साल ये नदी और आगे जाएगी। और जब ये नदी और आगे जाएगी बच्चों, तो ध्यान रखना, ये नदी गंगानगर होते हुए पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान में कहा जाती है? फोर्ट अब्बास। तो बच्चों ये नदी कौन से ऋतु में जाएगी? अरे वर्षा ऋतु में ही तो ज्यादा वर्षा होगी, तो वर्षा ऋतु में नदी कहां तक पहुंच जाती है? फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। इसका मतलब दोनों ही बातें सही हैं कि घग्गर नदी के किनारों को राजस्थान में नाली कहते हैं, और ये एक मृत नदी है जिसका पानी वर्षा ऋतु में पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाता है। ठीक है भाई, तो दोनों ही बातों को यहां पर अपन राइट कर देंगे। ठीक है भाई, क्या कर देंगे? दोनों बातों को राइट कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। दोनों बातें राइट हैं, तो दोनों बातें ये भी राइट हैं और दोनों बातें ये भी राइट हैं। पर अब आप इन दोनों बातों को एक साथ पढ़ो, फिर एक साथ पढ़ने के बाद देखो क्या ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या फिर नहीं जुड़ी हुई। कि घग्गर नदी के मैदान को राजस्थान में नाली कहा जाता है, ये एक मृत नदी है जिसका पानी वर्षा ऋतु में पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। बच्चों नाली उसे कहते हैं और पानी यहाँ तक जा रहा है, तो ये कोई कारण तो नहीं हुआ भाई ये पानी क्यों जाता है। तो अगर यहाँ पर ऐसे होता ना कि यहाँ पर अच्छी बरसात होती है तो पानी वहां तक जाता है, इसका मतलब व्याख्या प्रॉपर भी व्याख्या नहीं हो रही है, प्रॉपर व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर इसका बे आएगा। बच्चों ये जो पीवाईक्यू का ये क्वेश्चन था, इसका कई लोगों ने आंसर ए भी दिया है, ठीक है, परंतु आरपीएससी का जब आंसर सीट आई थी तो उसमें आंसर क्या दिया गया? इसका आंसर दिया गया बी, इसका मतलब आंसर इसका हम बी ही करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में तराई या पलाया झील स्थायी मीठे पानी की झीलें हैं। बिल्कुल सही बात है कि मरुस्थल में कुछ झीलें होती हैं जिन्हें हम पलाया कहते हैं। क्या कहते हैं? पलाया। तो मरुस्थल में पाई जाने वाली जो झीलें होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? उन्हें हम पलाया कहते हैं। इस बात को अपन को ध्यान रखना है कि मरुस्थल में पाई जाने वाली झीलें क्या कहलाती हैं? पलाया के कहलाती हैं। और ये कैसी होती हैं? ये अस्थायी होती हैं। कैसी होती हैं? अस्थायी। पर यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्थायी। ठीक है, तो ये झीलें कैसे होती हैं? अस्थायी होती हैं, अस्थायी। और कैसी होती हैं? खारे पानी की।
और यहाँ क्या लिख रखा है, मीठे पानी की। तो ये तो भाई सरासर गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले खारे पानी की अस्थायी झीलों को पलाया कहते हैं। वर्षा काल, वर्षा का जल जब वर्षा का जल जब बालुका स्तूपों के बीच निम्न भूमि में जमा हो जाता है तो अस्थायी खारे पानी की झीलें बन जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। जब रेत की जो टीले हैं ना, टीले, इन टीलों के बीच में जब पानी भर जाएगा ना तो झीलें बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? झील बन जाएंगी। ठीक है, तो अस्थायी खारे पानी की झीलें बन जाती हैं। इसका मतलब ये वाली बात तो सही है पर ये गलत है, ये गलत है और आर सही है। ऑप्शन क्या आएगा इसका? तो ऑप्शन आएगा बच्चों इसका डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो पलाया झीलें तो खारे पानी की झीलें होती हैं जो कि अस्थायी होती हैं, स्थायी नहीं होती। और ये किसके बीच में बनती हैं? ये रेत के टीलों के बीच में बनती हैं। तो रेत के टीलों के बीच में बरसात का पानी भर जाने से बनने वाली अस्थायी खारे पानी की झीलों को पलाया कहते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है बच्चों। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। चलो बताओ, जरा बताओ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, बताओ, खादर या पलाया? क्या होता है पलाया? मरुस्थल में बनने वाली अस्थायी खारे पानी की झीलें। तो पहले में तो क्या आ गया, ए में तो क्या आ गया, 3। तो ए के साथ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3। हम्मादा क्या है? मरुस्थल में चट्टानी या पथरीला भाग, हवा के समांतर बनने वाले रेत के टीले, तो मिश्रित मरुस्थल। तो बच्चों ध्यान रखना, बी में आ जाएगा 1 सीफ और रेग। हवा के समांतर बनने वाले रेत के टीले 2, 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर है इसका। ठीक है, तो बच्चों इसको जो क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना, लिख लेना कहीं ना कहीं कि खादर या पलाया क्या होते हैं। मरुस्थल में बनने वाली खारे पानी की अस्थायी झीलों को पलाया कहते हैं। हम्मादा क्या होते हैं? मरुस्थल में जो चट्टानी भाग होता है ना, पथरीला भाग, वो हम्मादा कहलाता है। सीफ क्या होते हैं? हवा के समांतर बनने वाले रेत के टीले कहलाते हैं सीफ। और रेग क्या है? रेग एक मिश्रित मरुस्थल है जो रेतीला और पथरीला दोनों प्रकार का मरुस्थल होता है, उसे रेग कहते हैं। यहाँ ऐसे कैसे 4 क्वेश्चन हो गए, ये इनको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित क्या करना है बच्चों? क्या करना है? सुमेलित। चलो करते हैं सुमेलित। एक तरफ तो दे रखा है बच्चों उपप्रदेश और एक तरफ दे रखा है मुख्य विशेषता। चलो आपको बताना है कि कौन से प्रदेश की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, फटाफट आंसर आने दो बच्चों। बताओ, घग्गर का मैदान, पहला है घग्गर का मैदान। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है क्या ये? लूणी उसकी सहायक नदियां बहती हैं क्या ये? हाँ, इसमें आएगा ये, ए में आएगा तीसरा, यानी यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ है। शेखावटी, शेखावटी तो बच्चों तोरावाटी क्षेत्र होता है शेखावटी, तो बी में आएगा पहला। नागौर उच्च भूमि क्या होती है? नागौर उच्च भूमि होती है जहां पर बांका पट्टी है, यानी फ्लोराइड युक्त पानी है। तो फ्लोराइड युक्त पानी है, तो सी में आएगा 4, सी में आएगा 4। और गोडवाड़ प्रदेश का मतलब 2, लूणी नदी जहां बहती है उसे गोडवाड़ कहते हैं, तो इसमें आएगा 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, नहीं ये भी नहीं है, ये रहा 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 1 क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन हल करने हैं। इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लेना, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएगा कि घग्गर नदी का मैदान का मतलब गंगानगर हनुमानगढ़ में फैला हुआ है। ये सारा हमने आपको पढ़ाया हुआ है। जो आप यूट्यूब पे देखोगे ना, हमारी डिटेल वाली जो क्लास है ना, जिनमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, उन क्लासेस को पहले देखो, फिर इन क्लासेस को पढ़ो। ठीक है, आराम से तुम्हें मिलेगा। शेखावटी क्षेत्र ये तो अभी बताया मैंने, जहाँ कांतली नदी बहती है, और जहाँ तोरावाटी क्षेत्र है, शेखावटी, चोरू, झुंझुनू, सीकर का। नागौर उच्च भूमि को कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी कहते हैं। और यहाँ पर फ्लोराइड युक्त पानी मिलता है जिससे फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है बच्चों। कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और चौथा है गोडवाड़। गोडवाड़ अभी बताया था, लूणी और उसकी सहायक नदियां जहाँ बहती हैं, जहाँ पर गौड़ राजपूतों की दिखता है, बताया था अभी। ठीक है, चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक स्तूप के प्रकार को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलो सूची 1 सूची 2 को देखें। बच्चों बताओ, स्तूप के प्रकार और आकृति। पैराबोलिक की आकृति कैसी है? तारानुमा की आकृति कैसी है? सब्र काफिज की आकृति कैसी है? और बरखान की आकृति कैसी है? ठीक है, तो आपको जो भी आता है उसको आप बता सकते हो। महिलाओं की हेयर पिन की आकृति वाली, झाड़ियों के सहारे बनने वाले छोटे टीले, अनियमित हवाओं के कारण कई भुजाओं में बटे हुए, और चंद्राकार। तो देखो बच्चों, पैराबोलिक जो है ना, उसमें आएगा पहला, महिलाओं की आकृति जो होती है ना,
इस तरह से हेयर पिन जो होती है उसकी आकृति में टीले हैं इस तरह के। तो इस तरह के जो रेत के टीले होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं पैराबोलिक, तारानुमा। बच्चों तारानुमा बालू का स्तूप कई भुजाओं में बढ़ जाते हैं हवाओं के कारण। तो तारानुमा बालू का स्तूप इस तरह से फैले हुए हैं, ठीक है, ये कई भागों में ऐसे बटे हुए हैं, कई भागों में ऐसे बटे हुए हैं। ये तारानुमा हो गए। तो इसका आ जाएगा क्या? 3। सब्र काफिज, सब्र काफिज क्या होते हैं? सब्र काफिज होते हैं जो झाड़ियों के सहारे बने, इन्हें लूनेट भी कहते हैं, लूनेट या सब्र काफिज, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 2। और बरखान अर्धचंद्राकार रेत के टीले जो तीव्र ढाल वाले होते हैं, इसका आ जाएगा 4। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, 1 3 2 4 बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चों इनको याद कर लेना, इनकी परिभाषाओं को याद कर लेना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार आए हुए हैं क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम वो करवा रहे हैं जो एग्जाम्स में देखे गए हैं बार बार, और रिपीटेशन बहुत होता है क्वेश्चनों का, क्योंकि प्रश्न बनेगा क्या? यही तो बनेंगे क्वेश्चन बार बार, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है थली, नेहड़, मरुस्थल और वल्ल प्रदेश। तो बच्चों थली क्या होता है? थली, ठीक है, क्या बाड़मेर सांचौर का दलदली भाग, नेहड़ बीकानेर और चूरू का मरुस्थलीय ऊंचा भाग, जैसलमेर का प्राचीन नाम, अरावली के पश्चिम का मूल मरुस्थल, ठीक है। तो अरावली के पश्चिम का मूल मरुस्थल तो ये हो गया, जैसलमेर का प्राचीन नाम ये हो गया, बाड़मेर और सांचौर का दलदली भाग ये हो गया, ठीक है। 2 1 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 और 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसको भी आप पढ़ लेना। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखलाओं को देखा, और अंतिम प्रश्न पे हम चल रहे हैं, ठीक है। मरुस्थल के और भी प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्न सूची को सम्मिलित कीजिए, वैज्ञानिकों नाम के हिसाब से बताइए आपको, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्न को डाल देना मोस्ट, और इस प्रश्न को हल करना आपकी बहुत जरूरी स्थिति बन जाती है बच्चों। इस प्रश्न को आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना। खेजड़ी क्या कहते हैं? तो खेजड़ी को कहते हैं टिकोमिला अंडेलुका, नहीं, ये तो रोहिडाक कहते हैं। तो इसका आएगा दूसरा नंबर। सेवण घास का 2000 पशुओं के लिए अत्यंत पौष्टिक घास होती है। फॉग मरुस्थल में झाड़ियों के प्रकार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका आएगा तीसरा, इसका आएगा 4th। और खेजड़ी प्रोस्पिस सिनेरियो राज्य वृक्ष है, ये पहला, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर माना गया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आज हम यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए थे आपके लिए, बड़े बेहतरीन क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को पढ़िए और याद कीजिए, और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। इसी श्रृंखला को हम और आगे बढ़ाएंगे, मरुस्थल में कुछ और भी प्रश्न हम लेकर आएंगे जो आपकी तैयारी को बनाएंगे बेहतरीन और बेहतरीन, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, खमा गणी, राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय राजपूताना बच्चों।